माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका BEVAE 1 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम बहुत ही थोड़ा डेंजरस होते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे फेल होते हैं। ये मैं नहीं मानता, ये बच्चे मानते हैं। मैं नहीं कहता कि डेंजरस होते हैं। अगर आपने सही से प्रिपरेशन किया तो आपके लिए कुछ भी डेंजरस नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, आप अच्छे से एग्जाम में पास हो सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स बैक वाले बैठते हैं इसमें। सो आपको ये समझना है, इसे अगर आप पास करना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको ये करना है स्टूडेंट्स, कि आप कंप्लीट बुक रिवीजन करो। क्या करो? कंप्लीट बुक रिवीजन, एक एक चैप्टर को अच्छा से रिवीजन करो, सबसे पहला काम। ठीक है, कंप्लीट बुक रिवीजन करो, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया लिंक। ठीक है, मैंने वीडियो भी बना दिया है, कंप्लीट बुक रिवीजन भी करवाया है। जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बुक से ही आएंगे, इस कोड के, क्योंकि इनके जो एग्जाम होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं OMR सीट में। ठीक है, MCQ क्वेश्चंस, इसमें से जो आपने टिक कर दिया, जो गोला भर दिया, वही गोला आपका सटीक हो गया। इसमें चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका एग्जाम का जो आंसर शीट चेक होते हैं, वो मशीन से चेक किया जाता है। ठीक है, और ये मशीन से चेक किया जाता है। आप ये सोचोगे गूगल से आंसर ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे, नहीं। ये गूगल के अकॉर्डिंग आंसर चेक नहीं होता, ये आपके बुक के अकॉर्डिंग आंसर चेक होता है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो गूगल से, कहीं नेट से, कहीं से भी पढ़ के क्या करते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं। साल भर में तो कुछ पढ़ते नहीं है। लास्ट टाइम में वो क्या करते हैं, जब टाइम 5 दिन 10 दिन बचे हुए रहते हैं, तभी वो लोग क्या करते हैं, नेट से पढ़ना चालू कर देते हैं। तो इस कोड का एग्जाम नेट के अकॉर्डिंग आपका नहीं होता है, गूगल के अकॉर्डिंग बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, बच्चे उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा के आते हैं। आंसर तो सही लगाते हैं, ऐसी बात नहीं, आंसर तो वो सही लगाते हैं, सही गोला भरते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनका फिर भी गलत होता है। गलत होने का कारण ये है कि उन्होंने गूगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पेपर देखे हैं। तो आपको क्या करना है, बुक के अकॉर्डिंग देख के जाना है, बुक के अकॉर्डिंग आपको आंसर फील करना है, खोजना है। पहले काम आपको करना है बुक रिवीजन। सबसे पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद आप बुक रिवीजन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले बुक रिवीजन करो अगर पास होना चाहते हो तो। अब ये नहीं सोचो सर बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, नहीं भाई, बकवास कर रहे हैं अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप दो। ठीक है, और दूसरी बात, मैं आपको कराऊंगा कंप्लीटली टोटल, कोशिश करूंगा मैं 10 इयर्स के PYQ कराने का। ठीक है, 10 इयर्स के PYQ कराऊंगा, जिसमें से ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है सामने, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना। तो सो अभी मैं जो आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, दिसंबर 2023 का कराना हो, तो आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। इसमें एक होगा क्या, आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर याद होने लगेंगे, समझ में आने लगेंगे, दिमाग में रहने लगेंगे, बैठने लगेंगे। ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से आपको ऑप्शन को देखना है, आंसर कौन सा है। दिमाग में ये अगर सही से ध्यान समझकर आंसर को ध्यान देख लेगा, भाई कौन सा आंसर किसका, कौन सा आंसर कौन सा होता है, तो ये दिमाग में बैठा रहेगा, एग्जाम में आपका सही जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं गलती करना भाई, आप पीडीएफ, आप लोग आदत कर, ये आदत बहुत सही नहीं है कि भाई सिर्फ पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। भैया पीडीएफ हर जगह काम नहीं आता। ठीक है, तो पीडीएफ से अच्छा है, सबसे पहले ये वीडियो को पूरा देखो। मैं जो ऑप्शन को दे रहा हूँ, जो ऑप्शन को टिक लगा रहा हूँ, उस ऑप्शन को देखो, क्वेश्चन को देखो, इस तरह से प्रिपरेशन करते हुए आपको जाना है। लास्ट में ये आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे टेलीग्राम में मिलेगा, देन वहां से डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, देखना आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। अंडरस्टैंड? सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जाम होने वाला ओनली 2 आवर का होने वाला, और इसमें 50 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये 50 मार्क्स आप ये आसानी से नहीं प्राप्त कर पाओगे, आसानी से प्राप्त कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं किया, सही से प्रैक्टिस नहीं करके गया है, तो आपका ये 50 मार्क्स आना बहुत ही मुश्किल ज्यादातर बच्चे 15 से 10 से 15 या फिर 15 से 20 लाते हैं, ज्यादातर बच्चे इसी में लटक जाते हैं, क्योंकि भैया इनमें से गलती इतने होते हैं ना, उन्होंने प्रैक्टिस सही से किया हुआ होता नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बता दिया ये ओमार सीट में होगा, हर प्रश्न 1 अंक के होंगे, 50 प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न 1 अंक के होंगे।
तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं अगर, तो आप लोग देखिए, आप लोग ऑप्शन को टिक लगा लीजिएगा। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लोग सही ऑप्शन पर टिक लगा लेंगे, और ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट, दूसरा है डेलोर कमीशन रिपोर्ट, तीसरा है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, चौथा है मॉरिस स्टोंग कमीशन रिपोर्ट। तो सतत विकास की अवधारणा को किसमें औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था? वो ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में, ठीक है, आयोग की रिपोर्ट में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण की अनुकूलन प्रक्रियाओं की ओर गति कहलाती है। प्रदूषण गहन आर्थिक उत्पादन से पर्यावरण के अनुकूल जो गति कहलाती है वो कहलाती है स्टूडेंट्स तकनीकी प्रागमन। क्या कहलाती है? तकनीकी प्रागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप नेट के कोडिंग देखोगे, नेट के कोडिंग, गूगल के कोडिंग देखोगे, तो वो होगा आपका पर्यावरणीय परागमन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, बट ज्यादा चांसेस जो कि बुक के कोडिंग लिया जाता है, लेकिन चलो ठीक है, आप लोग कर लो ये पर्यावरणीय परागमन, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रियली तो आपका पर्यावरणीय परागमन है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग तकनीकी परागमन है, लेकिन आपको पर्यावरणीय परागमन पे ही टिक मारना, ठीक है, क्योंकि ये सही है। आई होप ये आपका एक सही आंसर ऑप्शन होंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? साफ पानी और स्वच्छता, स्वस्ति और स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ हवा, या फिर भूमि पर जीवन। तो सतत विकास लक्ष्यों में से ये नहीं है भैया, स्वच्छ हवा। आप लोग पढ़ लेना बुक में, वहां आपको पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 का 3 राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, अब घटक को इस रूप में जाना जाता है। तो आप घटक को स्टूडेंट स्वपोषी, विषमपोषी, भक्षपोषी या मृतपोषी, अब घटक को जाना जाता है मृतपोषी के रूप में। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका, देखिए, सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सही तरह से मूर्त सीमाएं होती है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, पारिस्थितिक तंत्र का आकार और जटिलता में भारी विरोध का प्रतिनिधित्व करता है। पारिस्थितिक तंत्र अध्ययन की एक इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द को टेंसले के द्वारा किया गया है, लेकिन राइट ऑप्शन, पारिस्थितिक तंत्र संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सही तरह से मूर्त सीमाएं होती है। आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, 5 का 1। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जीव मंडल के जल घटक के रूप में जाना जाता है। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन है जल स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल। आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट जल मंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, निम्नलिखित में से किस पोषी स्तर में चतुर्थक उपभोक्ता पाए जाते हैं? स्टूडेंट्स, आपके जो पोषी स्तर चतुर्थक पोषी स्तर उपभोक्ता पाए जाते हैं, तो वो पोषी स्तर 5 में पाए जाते हैं। इसे मैंने बुक में भी करवाया है, आप लोग बुक जरूर देखना, समझ में आ जाएगा पोषी स्तर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, एट किस प्रकार के वन में हेमलॉक, यू और मेपल के पेड़ पाए जाते हैं? तो वो पाया जाता है स्टूडेंट शीतोष्ण सदाबहार वन में, ठीक है। आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, आपके कितने सही होते हैं, देन आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताना कि सर मेरे इतने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तानी टिड्डियों का शिकारी है? कैलोटस, सफेद पूंछ वाला गिद्ध, सफेद क्या कहते हैं मेहता गिद्ध, या फिर लोरी काटा। तो आपका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स लोरी काटा। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है स्टूडेंट, देखिए,
जल काय के तल पर रहने वाले जीव को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बेंथिक। वो क्या कहा जाता है? बेंथिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र प्रजातियों में समृद्ध और उच्च है? बेलांचली भाग, बेला पर्वतीय भाग, नेरिटांचली भाग या नितलस्थ? आपका राइट हो जाएगा नेरिटांचली भाग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? वन, पानी, चारागाह, खनिज। तो अनवीकरणीय संसाधन यहाँ है स्टूडेंट्स खनिज। आप लोगों को पता नहीं है तो बुक जरूर बुक वाला वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थर्ड है आपका स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने अलवणीय जल में कुल मात्रा होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.5% से नीचे। और यहाँ सभी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये देखो, 2 नंबर आपका सही है, जिसे आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स 14। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त है? सो स्टूडेंट्स, कपास के लिए जो मिट्टी सबसे उपयुक्त, काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। हाँ, मानी जाती है, नहीं होती भी है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधि नहीं है? चेक डैम का निर्माण, वृक्षारोपण, मिट्टी को गीला करना, तट के साथ चौड़ी दीवार प्रारूप। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी को गीला रखना, ठीक है। तो ये मृदा संरक्षण विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। निम्नलिखित में से वनों का आर्थिक महत्व कौन सा है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में तंत्र और प्रक्रियाओं का समर्थन करना, वैश्विक जलवायु का औचित्य बनाए रखना, जैव विविधता को बचाना, और कीटनाशक और पीड़कनाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका है वो है, आप लोग मिला लो, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर है, ठीक है। कीटनाशक और पीड़कनाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17 में है, वन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या सही नहीं है? यह कार्बन सिंक का एक प्रमुख स्रोत है, यह भूस्खलन को रोकता है, यह वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है, यह जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा 3 नंबर, क्योंकि ये गलत बता रहे हैं, यह वेक्टर जनित रोगों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है, तो यही सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। वनों की कटाई के फलस्वरूप होता है मृदा पर्दन में वृद्धि, और पौधों द्वारा मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, भूमजल में स्तर में वृद्धि, प्रदूषण में कमी। देखिए फल वनों की कटाई के फलस्वरूप भैया आपका होता है मृदा अपरदन में वृद्धि, सोच लो। तो इसीलिए वनों की कटाई नहीं करना चाहिए भैया। तो मृदा अपरदन में क्या होता है आपका वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जैव विविधता में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजाति संख्या में सबसे अधिक है? पौधा, पशु, मछली और कीड़े और सूक्ष्म जीव। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, संख्या में सबसे अधिक वो कीड़े और सूक्ष्म जीव है, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक भाग भारत के सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? तट, पश्चिमी घाट, डेक्कन प्रायद्वीप, गंगा का मैदान। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर जो यहाँ होने वाला है वो क्या है? डेक्कन प्रायद्वीप, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक जैविक हॉटस्पॉट है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन, उड़ीसा में भितर कनिका। देखिए राइट आपका होगा स्टूडेंट्स पश्चिमी घाट। ये भैया यहाँ पे एक भारत में एक जो एक क्या है जैविक हॉटस्पॉट है, ये पश्चिमी घाट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य कौन सा नहीं है?
तो सौंदर्य मूल्य, वसीयत मूल्य, गैर उपभोग्य मूल्य, सांकेतिक और धार्मिक मूल्य। राइट होगा स्टूडेंट्स वसीयत मूल्य। टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? वो आपका परमाणु ऊर्जा, ये गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी आप लोग समझिए कि पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। इसीलिए इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रेरित ये कर रहा हूँ भैया आप वीडियो देखिए बुक वाली, जिसमें मैंने ये सब बताया हुआ है। आप लोग जाइए देखिए समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूतापीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त माना जाता है? आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आंसर उत्तर पश्चिमी हिमालय। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। देखिए 25 में कहते हैं, भारत की आधे से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तेल के द्वारा? नहीं नहीं। पन बिजली के द्वारा? नहीं नहीं। प्राकृतिक गैस के द्वारा? नहीं नहीं। कोयला के द्वारा भैया, राइट आंसर। 20 आपका देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 26 में कहते हैं, ऊर्जा ग्राम का तात्पर्य है वे गांव जो अपने आवश्यक ऊर्जा संसाधनों का उत्पादन स्वयं करते हैं। ऐसे गांव जिनमें सरकार द्वारा प्रयोगात्मक आधार पर गैर पारंपरिक वैकल्पिक प्रणाली स्थापित की गई है। ऊर्जा संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग में जागरूकता पैदा करने के लिए आदर्श गांव की स्थापना की गई। यह ऊर्जा संसाधनों से संबंधित नहीं है। देखिए भैया ऊर्जा ग्राम का तात्पर्य देखिए अब का जो संबंधित है वो है फर्स्ट नंबर से वे गांव जो अपने आवश्यक ऊर्जा संसाधनों का उत्पादन स्वयं करते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक विनाश का एक उदाहरण है? समुद्री गल, चीता, यात्री कबूतर, मगरमच्छ। राइट होगा यात्री कबूतर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवर व्यावसायिक शिकार का हिस्सा नहीं? देखो ये ऐसा यहाँ पे ये होगा कि जो व्यवसाय जिससे किया नहीं जाते हैं। वैल का व्यवसाय किया जाता है, हिरन का भी किया जाता है, सांप का भी किया जाता है व्यवसाय में, आप लोग देखोगे। लेकिन जंगली गधा ये वन संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग ये सुरक्षित रहते हैं, इनके व्यवसाय नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा करामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 में, तो जलकुंभी, घास, मीठी मटर या फिर मैस्कीट। तो कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? वो राइट आंसर होगा मीठी मटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है? राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, कैप्टिव प्रजनन या पालना। तो ये राइट आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यान। 31 नंबर में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है? चिमनी के माध्यम से अपशिष्टों का निर्वहन, उद्योगों से पाइप के माध्यम से निर्वहन, कृषि क्षेत्रों से अपवाह या एक संयुक्त क्षेत्र में विषाक्त पदार्थों को फेंकना। तो ये आपका देखिए एक गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण है, तो वो है स्टूडेंट्स कृषि क्षेत्रों से अपवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप राइट हो जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। 32 हो गया। 33 देखते हैं स्टूडेंट्स, भारत में आरएसपीएम का मानक स्तर है 50 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर, 60 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर, 40 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर, 30 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर। राइट हो जाएगा मानक स्तर है इसका 60 माइक्रोमीटर प्रति घन मीटर। बुक पढ़े होंगे तो बुक में आपको पता होगा, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए बुक। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण द्वारा कॉलीफॉर्म का पता लगाया जा सकता है? एमएनपी टेस्ट, टीडीएस टेस्ट, बीओडी टेस्ट, सीओडी टेस्ट। एमएनपी टेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट न्यूनीकरण का तरीका नहीं है? प्रक्रिया संशोधन, अपशिष्ट पृथक्करण, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या अपशिष्ट सांद्रता।
तो अपशिष्ट का न्यूनीकरण का तरीका नहीं है, तो वो है अपशिष्ट सांद्रता। 36 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है? भस्म करना या भस्मीकरण, दृढ़ीभवन, पाचन या विलयन। तो जैविक उपचार विधि है यहाँ पे पाचन। 37 में कहते हैं नाभिकीय अपशिष्ट के निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण, भूमिगत निपटान, समुद्र समुद्र में डंपिंग या फिर लैंडफिल निस्तारण। राइट हो जाएगा स्टूडेंट भूमिगत निपटान। थर्टी एट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट होगा स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड। 39 में क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशनों में से नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भाग के लिए राष्ट्रीय मिशन, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन 14 में है वायुमंडल में ओजोन परत समानता पाई जाती है समताप मंडल की ऊपरी परत में और क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में, मध्य मंडल की ऊपरी परत में या आयन मंडल की ऊपरी परत में। तो राइट होगा स्टूडेंट समताप मंडल की ऊपरी परत में। क्वेश्चन नंबर 41 है राष्ट्रीय हित अधिकरण का प्रमुख बेंच यहाँ स्थित है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। राइट हो जाएगा स्टूडेंट नई दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है देखिए ओजोन परत की कमी को पूरा करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल विज्ञप्ति पर राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी 1985, 1987 में, 1989 में, 1980, 1989, 1980, 1991। राइट आंसर आपका है स्टूडेंट्स 1987। क्वेश्चन 43 में कह रहे हैं बेसेल समझौता किससे संबंधित है? जैव विविधता, ओजोन परत का ह्रास, रसायन और खतरनाक अपशिष्ट या जलवायु परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा रसायन और खतरनाक अपशिष्ट। कह रहे हैं 44 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक प्रभाव के कारण नहीं होता है? हीमोफीलिया, दात्र कोशिका एनीमिया, डाउन सिंड्रोम या सिजोफ्रेनिया। तो इनमें से राइट हो जाएगा कौन सा रोग अनुवांशिक प्रभाव के कारण नहीं होता? तो भाई वो सिजोफ्रेनिया। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सही विकल्प को ढूंढिए। श्रेणी खतरे का नाम। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मिला लेते हैं देन हम ऑप्शन में देख लेंगे। तो वायुमंडल आपका हो जाएगा गर्मी की वायुमंडलीय में आपका हो जाएगा यहाँ पर गर्मी की लहर। दूसरा बी नंबर में है जैविक। तो जैविक का आपका यहाँ पर हो जाएगा जंगल की आग। भूवैज्ञानिक या भौगोलिक भूवैज्ञानिक या भौगोलिक आपको होगा स्टूडेंट्स भूस्खलन। और लास्ट में है आपका जलीय। तो खतरे के नाम यहाँ पर हो जाएगा सूखा। तो ये इसके अकॉर्डिंग खतरे का नाम है। ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका देखिए ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का 4, ए का 3, बी का ए का 3 नहीं, ए का 3 नहीं है, ए का 3 नहीं, यहाँ ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तटीय ओडिशा, कच्छ केरल, पूर्वी राजस्थान या फिर बुंदेलखंड। क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं 46 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तटीय ओडिशा, कुछ कच्छ केरल, पूर्वी राजस्थान या बुंदेलखंड। देखिए स्टूडेंट्स, भूकंपीय उच्च भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है कच्छ केरल। ठीक है, ये राइट होगा। 47 नंबर, 47 में है 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 11.2 अरब, 11.2 अरब, 11.8 अरब, 13.2 अरब या फिर 13.8 अरब। तो अकॉर्डिंग बुक के अकॉर्डिंग देखिए, विश्व की 2100 तक विश्व की जनसंख्या हो सकती है, वो हो सकती है स्टूडेंट्स 11.2 अरब। निम्नलिखित में से कौन सा ENVIS केंद्र नहीं है? राष्ट्रीय वैश्विक स्वास्थ्य संस्थान NIOH अहमदाबाद, सैद्धांतिक अध्ययन केंद्र CTS भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, अखिल भारतीय अणु आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। देखिए भैया, ENVIS केंद्र यहाँ पर इनमें से अगर बात किया जाए नहीं है तो वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, ये नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में है प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के मूल्य और अधिकार हैं? मानव केंद्रवाद, मानव केंद्रित, पारिस्थितिकवाद, पारिस्थितिक नारीवाद या प्रबंधन। राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका पारिस्थितिकवाद। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन यही है। गैर अंग्रेजी भाषी समुदाय में संवाद करने के लिए अंग्रेजी सामग्री का उपयोग किसका एक उदाहरण नहीं है? कार्य वैधिक असमानता, भौगोलिक असमानता, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता। तो देखिए ये आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 नंबर, सामाजिक असमानता। ठीक है, इस तरह से मैंने 50 जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हुए मैंने या दिसंबर 2023 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर वैसे करवाए। क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसीलिए मैंने आपको 23 दिसंबर 2023 का भी करा दिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 इयर्स के PYQ क्वेश्चन करवाऊं ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके नजर के सामने से ना जा पाए। सो स्टूडेंट्स, मेरे मेहनत के लिए जरूर आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस उम्मीद से वीडियो बना रहा हूँ वो आपका सफल होना चाहिए ना। तो देखिए, सफल होने के लिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करेंगे जितना उतना वीडियो आगे बढ़ेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम में। मैं कोशिश करूंगा कि ये सिंपल डालने का, लास्ट में आपको आंसर की दे दूंगा PDF में, क्योंकि आप खुद से एक बार और प्रैक्टिस करना, लास्ट में आंसर देख ले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जहाँ से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। बेस्ट ऑफ लक।